अब जाते जाते मैं कुछ चीजें आप सभी लोगों से बोलूंगा। 11वीं से 12वीं का ट्रांजिशन मैं जब अपना याद करता हूं तो बड़ा दर्दनाक था। ठीक है, डायरेक्शन लेस था। मैंने कोचिंग 11वीं और 12वीं में नहीं करी थी। ठीक है, ऑल्दो मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट था। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, मैं आपके 1 मिनट के लिए चैट रोकूंगा। ठीक है, मैंने कोचिंग नहीं करी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं 10वीं में बहुत अच्छा पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद कर ले जाऊंगा। ठीक है, और लकीली देखो हर स्कूल, आप लोग स्कूल से परेशान रहे होंगे। लकीली मैं अपने 10वीं क्लास के स्कूल से शिफ्ट हो गया था 11th एंड 12th में। हमारे एरिया में बहुत अच्छा स्कूल था, तो मैं वहां पर शिफ्ट हो गया था एंड टीचर्स वर रियली वेरी गुड। तो उन्होंने एटलीस्ट इतना मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का स्कूल में ही तैयार कर पा रहा था। अच्छे टीचर्स थे मेरे। लेकिन यस, एक कॉम्पिटिटिव तैयारी में जो, क्योंकि अब आप एक ऐसे सर्कल में जब बैठते हैं, ठीक है, जो शायद सारे बच्चे उस तरीके से नहीं सोच रहे या सभी का एम वैसा नहीं है, तो आप बीच बीच में क्या होते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको पुलिंग फोर्स नहीं मिलता है। पुलिंग फोर्स मींस आपको बैक ऑन ट्रैक नहीं मिलता है। लेकिन यस, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं और आप जब देखते हैं कि यार आज मैंने नहीं पढ़ा, या मैं इतने दिन से लेजी होकर के उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो कर रहा है, तो एक फियर भी आता है। ठीक है, जो शायद इतना नेसेसरी नहीं था, लेकिन यस जरूरी होता है टू कीप यू ऑन ट्रैक। आप बहुत देर तक अपने प्रोग्रेस से दूर ना रहें, तो वो आपको ट्रैक पर रखने के लिए आपको मजबूर भी करता है। तो लकीली मैं एक ऐसे ग्रुप में था, जो टीचर्स के ऐसे ग्रुप में था जो हमें मदद तो करते थे, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल शायद मैं बोलूं 2-3 बच्चों को छोड़ करके, एक तो उसमें से आईआईटी का टॉपर ही निकला था, नितिन जैन। ठीक है, बस वो एक मैं कह सकता हूं एक मोटिवेशन फैक्टर था कि 1-2 बच्चे हैं जो क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता था। लेकिन यस, दोस्ती हम ऐसे आवारा थे कि दोस्ती यारी हमारी उनसे उतनी नहीं थी। अच्छी थी, बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था, लेकिन जो कोर दोस्त थे, कोई स्कूल के बाहर जिनके साथ घूम रहे हैं, वो सारे फर्जी थे। ठीक है, तो बैक ऑन ट्रैक नहीं हो पाए। 11वीं में काफी स्ट्रगल करा। ठीक है, और समझ भी नहीं आ रहा था कि ये इतना सारा कंटेंट दिमाग में जाएगा कैसे। समझ रहे हैं जब पढ़ाया जा रहा है तब समझ आ रहा है, लेकिन रिटेंशन की बात आ रही थी तब नील था। मैं भी खुद से रिवाइज कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये पढ़ा था समझ नहीं आ रहा है। तो तब मेरे को आज जब मैं एज ए टीचिंग में हूं, तो मुझे समझ आता है कि एक एज ए स्टूडेंट, टीचर तो चलो भाई अपना दिखाने के लिए सब कुछ पढ़ा देगा। ठीक है, हमारे टीचर्स ने भी पढ़ाया, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो वो शायद इतना नहीं होता है कैपेबल कि सारी चीजें समझने के बाद रिटेन कर जाए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता था कि रिवीजन इज द की। आप चाहे जितना पढ़ लें, जिससे पढ़ लें, अगर आप खुद पर मेहनत नहीं कर रहे, आप खुद से रिवाइज नहीं कर रहे, बिलीव मी आपका सारा का सारा पढ़ा हुआ कंटेंट, चाहे उससे सारे सवाल आ जाए या एक भी सवाल ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा उस चीज को। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को सबसे पहले रिवीजन पर ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे से गलती यही हुई थी कि मैंने रिवाइज नहीं करा, मैं पढ़ता चला गया। और जब मैं 11वीं के एंड पर आया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कि मैं शायद ऑफ ट्रैक हूं। मेहनत बहुत करी, थकावट भी बहुत हुई, ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत सीरियसली पढ़ रहे थे। लेकिन दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक जो आपको सिर्फ थकाती है और एक आपको जो ग्रो कराती है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11वीं आज जब खत्म हो रही है तो आप बहुत थका हुआ फील कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होंगे। ये है, जब आप कर रहे होते तब आपको नहीं पता लगता, आपको लगता है मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मेरे हाथ में मेहनत थी, मैं करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं। लेकिन एंड पर आने के बाद पता लगता है कि यार देयर वर सम फ्लॉज, जिसके बारे में अगर राइट टाइम पता लगता तो शायद उस तरीके से तैयारी नहीं करनी होती। राइट? तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज एनालाइज योर प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी, कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। क्या आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं? और मैं आपको लिखित तौर पर भी दे सकता हूं, सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। जेई की बात हो, नीट की बात हो, कॉमर्स की बात हो, यूपीएससी की बात हो, किसी भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट ऐसा होता है जो ये सोचता है कि मुझे इंडिया का बेस्ट टीचर मिल जाए और मैं अगर उसको सुन लूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, टीचर का कंट्रीब्यूशन मात्र 5 या 6% होता है पर सब्जेक्ट। जैसे आपके देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो अगर मैं मिला लूं, 20, 22, 25 मैक्स। एक जो अच्छा बच्चा सिलेक्ट होकर के निकलता है ना, उसकी तैयारी में टीचर का कंट्रीब्यूशन 20-22% के आसपास होता है। ये मेरा मानना है। हमारा कंट्रीब्यूशन नाम मात्र है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि अगर अच्छा पढ़ने वाले बच्चे को टीचर ना मिले, उसकी रैंक खराब हो सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं, क्योंकि वो पढ़ना जानता है, वो अपने पर मेहनत करना जानता है। तो आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले एक हिदायत दूंगा कि प्लीज डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी टीचर, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि सिलेक्शन आप खुद लेंगे। ठीक है, मेरा काम बहुत सिंपल है, जो मैं हर बार अपने बच्चे को कहता हूं, मेरा काम सिर्फ मार्गदर्शन करना है।
मैं आपको ये बता सकता हूं बेटा ये करने से सही रहेगा या नहीं करने से सही रहेगा। जब तू डिस्ट्रैक्टेड होगा तो मैं शायद तेरे को दोबारा से रियलाइन करवा सकता हूं। एक टीचर का यही काम है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तैयारी में समझेंगे तो आपको शायद ओवर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। डिपेंडेंसी होना बहुत जरूरी है, हम आइसोलेटेड नहीं जी सकते, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी एक थ्रेट है, किसी भी चीज के लिए थ्रेट है, ठीक है। तो आपको किसी भी टीचर पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको इमोशनल फ्रंट पर तैयारी नहीं करनी है, आपको हमेशा प्रैक्टिकल फ्रंट पर तैयारी करनी है। और मैं ये वो सारी चीजें बोल रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। आप कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप इमोशनल नहीं हो क्या? मैं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मैं हूं, लेकिन बट आई विल नॉट शो, बिकॉज फॉर मी इट इज अ साइन ऑफ अ वीकनेस। मैं आपको भी बोलूंगा कि अगर आप उसको शो करोगे तो आपको कोई भी बरगला ले जाएगा। आपकी तैयारी मेरे रहने ना रहने से, किसी के रहने ना रहने से नहीं होगी, आपकी तैयारी सिर्फ आपके मेहनत से होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि इस तैयारी में मेन रोल किसका है? मेन रोल आपका है, और आपको उस ईमानदारी से ही मेहनत करनी है। देखो, मैं बहुत बड़ा भगवान का बिलीवर नहीं हूं, ठीक है, और मैं जब भी लाइफ में बहुत बुरी प्रॉब्लम्स में रहा हूं तब मैं हमेशा एंटी भगवान रहा हूं, मतलब एथिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। जब भी मेरी लाइफ सुधरी है तभी मैं जाकर के भगवान के पास बैठा हूं। रियलिटी बता रहा हूं, मेरा एक टाइम था मैं बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है। फिजिक्स वाला को ज्वाइन करने से पहले की कहानी है। 2-3 साल बहुत विग्रस मेरा लाइफ रहा। मेरे को लोग कहते थे भाई थोड़ा सा तू इतना नेगेटिव मत सोच, थोड़ी सी पॉजिटिव जगह जाकर के बैठ जा। मेरा एंटी हो जाता था। अब मेरे को पता है मैं ये बात बोलूंगा तो कई लोग शायद उसको अलग वे में लेंगे, लेकिन मेरा और मेरे गॉड के साथ, भगवान के साथ यही कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता था आपने मेरे को प्रॉब्लम में डाला, मैं सॉल्व करके ही आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास पहले नहीं जाऊंगा। आपने प्रॉब्लम में डाल दिया, ठीक है, अब मैं इसको अपना बेस्ट दे करके सॉल्व करूंगा, देन आई विल कम टू यू। आई विल नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल्दो आई नो कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये बोलूं, लेकिन मैं अपने आप को चैलेंज कर लेता था कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मेरे पास एक टारगेट है कि मैं मंदिर तभी जाऊंगा जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। ये मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है इसमें मैं बिल्कुल गलत हूं, ठीक है। आज मैं जब सही सिनेरियो में हूं तो आज मैं मंदिर भी चला जाता हूं, मैं पूजा पाठ भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे अंदर यह है कि मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद फाइंड करना है। आई विल नॉट आस्क एनीवन, एंड दिस इज अ साइन ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ अ टॉक्सिसिटी। जब मैं प्रॉब्लम में होता हूं तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बताता, मैं अपनी फैमिली को नहीं बताता हूं, ठीक है। वो लोग परेशान होते हैं कि तू परेशान है लेकिन बता नहीं रहा है, मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग फुल जाता है कि सोल्यूशन क्या है। मैं इमोशनल फ्रंट हटा देता हूं, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने बच्चों को भी कि आप उस एज में शायद आप उतने कठोर डिसीजंस अपने लिए ना ले पाए, लेकिन कोशिश जरूर करिए, कोशिश जरूर करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में है तो फाइंड सॉल्यूशंस रेदर देन फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू नॉट डू इट, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल फ्रंट, इमोशनल फ्रंट अलग रखिए, है होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, इमोशनल फ्रंट होना चाहिए लेकिन सेपरेट होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल फ्रंट एंड प्रोफेशनल फ्रंट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। वो जिस दिन मिक्स होने लग जाएगा आप डिसीजन मेकिंग पावर खो देंगे। और आपकी तैयारी में यही होता है, जब आप कभी कभार प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, आप एकेडमिक फ्रंट पर फंसते हैं, आप इमोशनल होकर के डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं, बल्कि आपको लेना चाहिए प्रैक्टिकल फ्रंट पर कि भाई अगर मेरा बैकलॉग है मुझे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, रोने से मेरा कुछ नहीं चलने वाला। अगर रोने से हो रहा होता तो सभी बैठ करके रो ही रहे होते। पढ़ने वाला बच्चा निरंतर प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ फोड़ रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है और आगे बढ़ जा रहा है। यस, सेम चीज आपको मुझे लगता है करनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला है आप में से कई बच्चों ने 11th क्लास बहुत जोश से स्टार्ट करी होगी, बीच में स्ट्रगल्स आए होंगे, कई डिरेल हो गए होंगे आखिरी में एग्जाम तो सभी को रेल पर ले आता है, मेरा यह मानना है। आप 12वीं क्लास में भी ऐसा होगा कि आप कई बार बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सबके अलग अलग लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप अपने उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल। मैं ये दिल से बात बोलूंगा, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूं, ठीक है, लेकिन टेंशन से नहीं लेता हूं। मेरे पास भी हो सकती है 10 चीजों का लोड होगा, लेकिन यस, काम जब आए तो काम को बिल्कुल आराम से, अच्छे से, 100% एफर्ट के साथ करिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग जर्नी। आपने 11th देखा, फास्ट भी चलती है और लॉन्ग भी है, दोनों चीजें। कैसे गुजरा अगर मैं पूछूं 11वीं क्लास तो सर सटाक से निकल गई, है ना। कितना पढ़ा सर? बहुत पढ़ा। और अभी क्या खत्म हो गई जर्नी? नहीं सर, अभी भी बहुत लंबी जर्नी है। तो ये जर्नी लंबी भी बहुत है और भागती भी बहुत तेज है। तो आपको राइट माइंडसेट के साथ समझना पड़ेगा, इट्स अ मैराथन। ये जो तैयारी है इट्स नॉट अ स्प्रिंट। कई बच्चे सोचते हैं, जो नॉर्मली बच्चों के मन में होता है
और ये हमें बहुत सटल वे में बच्चों को समझाना होता है। टू मच थिंग्स ऑन योर प्लेट विल मेक यू ओवरवेल्म्ड। आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्मिंग लगेगा कि भाई ये होगा कैसे, होगा कैसे। आप कम करिए, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करिए। कई बच्चों के अंदर रहता है सर ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, एट द एंड आपको भी पता है आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा खाना होता है तो हंगर मर जाता है ना। अगर आपके पास बहुत सारे मैं अगर खाने के ऑप्शन दे दूं ना तो आपकी शायद भूख ही मर जाए। तो राइट टाइम पर राइट डोज लेना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं, आप किसी पेशेंट को डील करेंगे तो क्या T=0 जैसी पेशेंट आएगा सारी दवाइयां एक बारी में खिला देंगे उसको? नहीं। आप प्रैक्टिकल फ्रंट पर जाएंगे कि आप कुछ डोजेस देंगे, यू विल सी द इंप्रूवमेंट कि इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिटोरेट कर रहा है तो यू विल चेंज द प्लान, यू विल पुट समथिंग न्यू, राइट। फिर अगर उससे इंप्रूवमेंट हुआ तो उसके डोजेस चेंज करेंगे एंड ग्रेजुअली यू विल सी दी प्रोग्रेस, राइट। सेम थिंग आपको इस तरीके से ले जाना है। आप इंस्टेंटली सॉल्यूशंस के बारे में ऐसे मत सोचना यार मैंने एफर्ट्स लगाया कहां गया, मैं तो कर रहा हूं नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के साथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, तो सेव योर एनर्जी, ठीक है। तो इट्स अ मैराथन, बहुत तेजी से 12वीं स्टार्ट, क्योंकि क्या होगा अब दोबारा T=0 आएगा बच्चों का, तो वो सोचेंगे मैं अभी जाकर के सब कर दूंगा। नहीं, हमें लंबा खेलना है, हमें एनर्जी बचानी है, हमें स्टार्टिंग में इतना सारा वर्कलोड, स्टार्टिंग जब होगी ना फर्स्ट लेक्चर में सर ये होमवर्क दे दो, सर वो होमवर्क दे दो, बच्चों का बहुत डिमांड आता है। टीचर कहता है ठीक है भाई डिमांड कर रहा है कर लेगा, होता क्या है डाउनलोड करके बैठे हुए, 2 सवाल हुए नहीं हुए, पैनिक, फिर वही जर्नी। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, एनर्जी कंजर्व करिए, जितना टीचर बोल रहा है उतना एटलीस्ट कर लीजिए, वही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बच्चों के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम होती है, अभी जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो T=0 यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यू डोंट हैव टू डू दैट। बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी देयर विल बी टॉपिक्स जो आपको याद होंगे, देयर विल बी टॉपिक्स विच विल बी वीक। सबसे पहला फ्रंट रिवीजन में किस पर रखना होता है? अपने वीक टॉपिक्स पर। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे हमेशा ना उल्टा स्टेप रखते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम से पहले नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है यार मेरे मार्क्स 400 पे अटक गए हैं, मेरे 350 पर, मेरे 500 पर, मेरे 550 पर, वहां अटके पड़े हैं, मैं ग्रो नहीं करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, सर कुछ नया पढ़ लेता हूं, नया पढ़ूंगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। वो भूल जाते हैं कि आप अगर 400 मार्क्स पर हैं, आपने नेगेटिव खाए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आप 100% एफिशिएंसी से जितने सवाल करके आए, हो सकते हैं कुछ बच्चे हो, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों की अगर मैं बात बोलूं, आप डेफिनेटली नेगेटिव खा करके आए हैं। सबसे पहला काम होता है अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करना, रेदर देन एडिंग समथिंग न्यू। फिर आप प्लेट में कुछ नया रख रहे हैं, जो आता था वो खराब है, ठीक है, इसलिए आप 400 पे गिरे हैं। हो सकता है आप 470 480 पर हो सकते थे, जो आता था वो आप सुधार नहीं रहे, आप और नई चीज ऐड कर रहे हैं जिससे आप और नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश ये करनी है कि एग्जाम से पहले जो भी आपका सिलेबस जब तक चलेगा, सबसे पहले वीकनेस पर काम करिए। बच्चे उल्टा करते हैं, इस समय क्या करते हैं, इस समय स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। कभी भी टीचर बोलेगा चैप्टर रिवाइज कर लेना, टेस्ट आ रहा है, तो वही रिवाइज करेंगे जो आता है ऑल टाइम। अच्छा बच्चा बिल्कुल ऐसे नहीं करता, वो रिवर्स करता है। ये टाइम है जहां पर आप टेंशन फ्री होकर के अपने वीकनेस पर काम कर सकते हैं। एग्जाम से पहले इतना एंजाइटी, इतना पैनिक होता है, आप कुछ नया नहीं जोड़ सकते, वहां पर स्ट्रेंथ पर काम करना होता है। एग्जाम से 1 महीना पहले कुछ नया नहीं पढ़ना, जितना आता है वो सटीक करके आना है। तो वो टाइम है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ बनेगी कब? अभी। तो जो भी कमियां हैं उसका ऊपर अभी काम करा जाता है। बच्चे उल्टा करते हैं, अभी जो आता है वही रिवाइज करके कंफर्टेबल जोन में। एग्जाम से पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं, कुछ नया देख लेते हैं, कुछ नया सुन लेते हैं। डोंट डू दैट, रिवर्स करना है। दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू वर्क ऑन अवर वीकनेस। एग्जाम से 1 महीने पहले किसी की नहीं सुननी है, जितना आता है उसको सटीक तरीके से एग्जाम में करने की प्रैक्टिस बाय टेस्ट हमें करना होता है। दिस इज द रियल मेथोडोलॉजी बेटा, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को पूरे साल भर कोशिश करा है कि देखो भाई, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। कोई सीरियस पढ़ाता है, कोई गुस्से में पढ़ाता है, कोई खुश होकर के पढ़ाता है, कोई जोक्स मारता है, ठीक है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग है और सबका यूनिक है, सबका अच्छा है, जिसको जैसे सही रहे। लेकिन मेरा फर्म बिलीव है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। हाँ, कमियां हमेशा रहेंगी, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं मानता हूं आप नीट वाले बच्चों के जनरली फिजिक्स एक ऐसा पेन पॉइंट होता है, उनको लगता है कि ये पेन पॉइंट है, होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉजिकल, है ना। कुछ कुछ जगह पर छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेंगी, वो तो हर सब्जेक्ट की डिमांड होती है। फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी एनालिसिस हो जाती है, लेकिन होना नहीं चाहिए।
क्योंकि कंसेप्चुअल है, अगर आप कंसेप्चुअली सोचना स्टार्ट कर देंगे तो यू विल गेट इन अ कंफर्ट जोन। आपको कोशिश करना है कि जो भी आपके पेन पॉइंट्स रहे, आपका अगर बायो स्ट्रांग है ना किसी बच्चे का, बिलीव मी आप बायो में भी गलतियां करते होंगे, बायो में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिससे आपको लगता होगा इसका सवाल ना आ जाए यार, वहां पर भी वीक है। यस, आपको हमेशा ये एक्सेप्ट करना है कि जब हम तैयारी करेंगे देयर विल बी फ्लॉज, नॉर्मल। प्लीज थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी रीड करिए, हर इंसान से गलतियां होती हैं, कुछ कुछ कमियां रहेंगी, आपको कभी भी अपनी कमियों का बर्डन लेकर के नहीं चलना है, राइट? क्योंकि वो बर्डन सिर्फ आपको दबाएगा, आपको आगे नहीं लेकर के जाएगा। तो इस तैयारी में बहुत फ्लॉज होते हैं, जो आपको लग रहा होता है यार कि किसी के मान लो 700 मार्क्स आ गए, उसने तो यार क्या ही पढ़ा होगा। अगर ईमानदारी से उससे भी पूछोगे ना, उसके भी 3-4 टॉपिक ऐसे निकल के आ जाएंगे जिससे वो डरता होगा, जिस पर उसको कॉन्फिडेंस कम होगा। हाँ, आता होगा, कॉन्फिडेंस उसके जैसा नहीं होगा जैसे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक का होगा। उसने मेहनत करी है तो नो डाउट उसका स्कोर अच्छा है, लेकिन आप ये समझिए उसने उस चीज का स्ट्रेस नहीं लिया, उस चीज का जो टॉपिक उसके वीक है उसको ऊपर मेहनत करी है कि उसको कम कर दूं मैं। सभी के अंदर फ्लॉज हैं बेटा, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, आपसे भी चीजें छूटेंगी, एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल। बैकलॉग इज क्वाइट नॉर्मल, फेलिंग इन एग्जाम इज क्वाइट नॉर्मल, गेटिंग लेस स्कोर इज क्वाइट नॉर्मल, दीज आर नॉर्मल्स। हम लोगों ने, शायद यूट्यूब ने बहुत इसको पैनिकिंग सिचुएशन बना दिया। बच्चे कहते हैं सर मेरा बैकलॉग हो गया है। अरे भाई, मैं जब जे एडवांस का पेपर लिखने जा रहा था मैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के गया था, लेकिन उस समय तक ये बैकलॉग वर्ड था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि ये तो मेरी कामचोरी है, बस कामचोरी तो हर कोई कर रहा है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, मेरे को ये लगता था। मेरे को कभी ये नहीं पता था कि यार ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम सेट है जिसको मैं एज अ बैगेज लेकर के चल रहा था। नहीं, मेरे को लग रहा था यार ये चैप्टर नहीं आते, ये चैप्टर आते हैं, मैं खुश था उसमें। आपको कोशिश ये करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे जैसे सोचिए, मेरे से बेहतर सोचिए, आपको ये सोचना है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेहनत करके कम करी जा सकती है, उसको मिनिमाइज करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि ना आए, कोशिश करेंगे कि वो मिनिमम से मिनिमम स्टेट में रहे। हाँ, हमें आने वाली चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमें ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है? हमेशा खुश रहिएगा, टैग्स से बचिएगा। टैग्स मतलब कि भाई ऐसे होने से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे होने से सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, कोई भी भगवान नहीं है जो बता दे कि भैया किसका होगा कि सिलेक्शन और किसका नहीं होगा। अभी तो कोई नहीं बता पाएगा, ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा। सर बहुत अच्छा वाला जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो बता देंगे, एग्जाम के दिन अगर उसकी तबीयत खराब हो गई अभी तो कोई उसका भी नहीं बता पाएगा। तो सब लोग अनसर्टेन है, यस, सभी के अंदर फ्लॉज है, सभी के अंदर प्रॉब्लम्स है, सभी की कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है इस तैयारी में। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज अ बैगेज, नहीं तो वो सिर्फ दर्द देगा। आप ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका सोल्यूशन क्या है उसको फाइंड करके आगे बढ़िए, ठीक है? हमेशा हंसते रहिएगा, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है? लोग पागल बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हम लोग इसीलिए जी रहे हैं कि हम खुश रहें। सबसे कोर जो मतलब एम है ना लाइफ का, जब आप बड़े होंगे तो आप यू विल रियलाइज हम खुशी के लिए तो कर रहे हैं ना। अगर आप खुशी के लिए नहीं कर रहे हो तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू नो इफ यू विल बी सिलेक्टेड इन नीट एग्जाम यू विल बी हैप्पी, योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं हमारा मेन एम तो हैप्पीनेस है। और अगर हम लोग इस पूरे प्रोसेस को इतना टॉर्चरस बना दे कि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी यू आर नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट टू सेलिब्रेट इट, देन आई डोंट थिंक ये 2 साल वर्थ इट थे। फिर हमें काम करना है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें बढ़ना है आगे, लाइफ में कुछ अचीव करना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, but it should not be torturous. You should keep smiling, you should keep fighting and accept the fact that problems will always be there. जिन बच्चों को ये लगता है कि if I crack this exam or that exam, my life will be easier, मैं literally बता रहा हूँ this is a bubble which is going to break when you will be in the first year of MBBS or any college. ये सब बबल है, ठीक है? ये प्रेपरेशन एक बबल है, ये प्रेपरेशन में बबल इसलिए है, मैं खुद उस बबल का पार्ट, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये जरूर बताऊंगा ये बबल इसलिए है बिकॉज वी कैन एटलीस्ट हैव अ एम टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ। तो आप ये मानना कि ये बबल फूटेगा, लेकिन जब तक ये बबल है एटलीस्ट हम लोग पुश कर रहे हैं अपने आप को कुछ बेटर करने के लिए। समय काटना है 70 साल, हम खराब करके भी काट सकते हैं, पेन में भी काट सकते हैं, लेकिन यस कुछ छोटे मोटे एम्स बना ले जिससे हमें कुछ बेहतर करने को मिल जाए, कुछ बेहतर अचीव करने को मिल जाए, तो लाइफ कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगी काटनी। यही हमारा मेन एम है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को दर्द मत दीजिएगा बियॉन्ड अ पॉइंट। एक दर्द होता है बेटा जिससे आप
अपने अंदर सुधार करते हैं, और एक दर्द होता है जो आपको वहीं रोक देता है। तो उस पॉइंट पर हमें नहीं पहुंचना है जो आपको इतना पेन देने लगे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ठीक है, हाँ, पेन लेकर के बढ़ने से एक मजा भी आता है। ठीक है, तो वो वाला पेन डेफिनेटली इस तैयारी में होना चाहिए। यू हैव टू फाइट, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है।